हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1983 में रिलीज हुई कर्ट क्लासिक स्लैशर फिल्म द फाइनल टेरर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एंड्रू डेविस। ये मूवी स्लैशर और सर्वाइवल थ्रिलर का मिक्सचर है और इसकी ओवरऑल वाइब भी बाकी स्लैशर से एकदम अलग है। ये मूवी कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे बनने के बाद भी 2 साल पड़ी रही, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल में, जिसमें हम एक कैबिन को देख पाते हैं और उस कैबिन के अंदर से धुआं निकल रहा था, यानी इस वीरान जंगल में कोई रहता है। उसी जंगल में से जिम और लोरी बाइक से गुजर रहे थे कि तभी अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो दोनों घिस गए। जिम के पैर में गहरी चोट आ चुकी थी, इसलिए वो चलने लायक भी नहीं बचा था। तो किसी तरह उसे एक पत्थर के सहारे बैठाकर लोरी मदद लाने चली गई। चलते चलते रेंजर स्टेशन तक पहुंची, पर रेंजर पेट्रोलिंग पर गया हुआ था, इसलिए उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। और वापस आकर वो देखती है कि जिम अपनी जगह से गायब था, जबकि वो चल नहीं सकता। फिर चला कहाँ गया? लोरी को एक बुरी फीलिंग आने लगी थी, इसलिए वो पागलों की तरह भागते हुए जिम को ढूंढने लगी कि तभी अचानक जिम की लाश एकदम से उसके सामने लटक गई। उसे गला काट कर मारा हुआ था। ये दृश्य देखकर लोरी ने बिना आगे पीछे देखे बस भागना शुरू कर दिया और इस चक्कर में उसके पैर से एक ट्रैप ट्रिगर हो गया, जिसमें लकड़ियों पे कैंस के शार्प ढक्कन लगा रखे थे। उसी ट्रैप का शिकार होकर लोरी कई सारे कट्स खाकर वहीं पे मारी गई। और ये था मूवी का इंट्रो। ये रॉन्ग टर्न से पहले की रॉन्ग टर्न है, जितनी भी ये 80s की स्लैशर्स हैं। कुछ हफ्तों बाद कैंपर्स का एक ग्रुप बस लेकर उसी जंगल की तरफ निकल गया। लड़कों में ज़ोरिक, सिरोन, हाइंस, बून और उनका इंचार्ज माइक। लड़कियों में मार्गरेट, वेनेसा, विंडी और उनके इंचार्ज मेलेनी। माइक और मेलेनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पर बाकी सब पहली बार मिल रहे हैं। उनके अलावा उनका बस ड्राइवर एगर है, जो कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। पहले इनका प्लान वुल्फ क्रीक में जाने का था, पर लास्ट मिनट पे प्लान चेंज करके अब ये मिल्क क्रीक में जाने वाले हैं, जो कुछ ज्यादा ही डेंजरस इलाका है। ऊपर से हाल ही में एक बाइकर कपल भी वहां पे मिसिंग हुआ था। ये बात एगर माइक को समझा रहा है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस एरिया में हमें जाना नहीं चाहिए, पर माइक को तो जाना ही है। एगर को इस ग्रुप में कोई भी पसंद नहीं करता और ना ही उसकी किसी से बनती है, स्पेशली ज़ोरिक के साथ। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। खैर, जंगल के रास्ते में पहले तो एक ब्रिज आया, जिसके नीचे से नदी बह रही थी और ये ग्रुप अपने साथ राफ्ट्स भी लाया है नदी में राफ्टिंग करने के लिए। ये सब हाइकिंग करके मिल्क क्रीक तक पहुंचेंगे, जहां से राफ्टिंग चालू होगी और एगर इनके लिए बस लेकर वहां पे पहले से मौजूद होगा। फिर ये बस के ऊपर से राफ्ट्स उतारेंगे और बस मौज करेंगे। ऐसा इनका प्लान है। अगर उन्हें अब भी समझा रहा है कि वो डेंजरस एरिया है, वहां पे जान भी जा सकती है, क्योंकि वो जंगल ही कुछ ऐसा है। उसके बजाय मैं तुम्हें एक सुंदर जगह पर लेकर चलता हूँ, वहां पे बढ़िया झरने हैं, अच्छी कैंपिंग साइट है और कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन माइक कहाँ मानने वाला था। इंचार्ज वो है तो एगर को उसी के कहे मुताबिक चलना होगा। खैर, ब्रिज के बाद उस रास्ते पर आया एक मेंटल इंस्टीट्यूशन, जिसे सब एगर का घर बताकर उसे चिढ़ाने लगे, पर एगर कुछ नहीं बोला। ऐसे मजाक करते करते जंगल आ गया और फिर जंगल के अंदर उनकी मंजिल भी आ गई। जो भी जरूरत का सामान था वो उतार कर वो सब नदी का रास्ता क्लियर करने में लग गए। नदी में जो भी बड़े बड़े पेड़ या टहनियां पड़ी थी वो सब हटाकर। इस बीच ज़ोरिक एगर का मजाक बनाया जा रहा था, तो इस बार एगर ने भी उसे जवाब दिया। वो बोला कि एक बार एक लड़का तेरी ही तरह बहुत ज्यादा जबान चला रहा था, उसे मैं पहाड़ी के ऊपर ले जाकर बांध आया और वो आज तक वहीं पे बंधा पड़ा है। ज्यादा बोलेगा तो तेरा भी यही हाल करूंगा और मजबूर करोगे तो सबको छोड़ के चला जाऊंगा, फिर भटकते रहना इस जंगल में। उसकी बातों ने सबको सीरियस कर दिया था, पर वो ज़ोरिक को चिढ़ा के वहां से भाग निकला। रात में सब नदी के किनारे बॉनफायर के पास बैठकर कहानियां सुनाने लगे और जब बून की बारी आई तो उसने कहानी सुनाई उसी सेम जगह की जहां पे वो सब बैठे थे। उसने बताया कि कुछ टाइम पहले इस जगह पर लक्कड़हारों का कैंप हुआ करता था, जिसमें लक्कड़हारों के साथ उनकी फैमिलीज भी रहती थी। उसी कैंप में 14 साल की एक बच्ची थी, जिसके डैड की मौत हो गई थी। तो डैड के मरने के बाद फैमिली का भार उसके अंकल ने उठा लिया, लेकिन अंकल की उस बच्ची के ऊपर गंदी नजर थी। एक रात वो अंकल उस बच्ची को जंगल में ले गया, जहाँ पे उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी। ये बात वो बच्ची किसी को बता भी नहीं पाई, क्योंकि फैमिली का सारा खर्चा वो अंकल ही चला रहा था। बात को अंदर दबाते दबाते वो बच्ची पागल हो गई, तो उसे भर्ती कर दिया गया मेंटल हॉस्पिटल में। वही मेंटल हॉस्पिटल जो अभी रास्ते में पड़ा था। हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ही उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को पालने की हालत उसकी नहीं थी, इसलिए बच्चे को उससे
अलग कर दिया गया। ऐसे ही 19 साल बीत गए और 19 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो एक बार वो अपनी माँ को देखने मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा और माँ को देखते ही वो खुद बौखला गया कि ये कैसी हालत कर रखी है मेरी माँ की। गुस्से में वो माँ को अपने साथ ले आया, लेकिन माँ की दिमागी हालत ऐसी थी कि वो भी ज्यादा दिन उसे अपने साथ नहीं रख पाया, तो उसने अपनी माँ को इस जंगल में छोड़ दिया। अब असली कहानी यह है कि जो भी इस जंगल में कैंपिंग करने आता है वो माँ उनके कैंप में घुस जाती है और एकदम पास आकर कान में बोलती है, माहौल पूरा फनी हो चुका था, पर एगर को यह हरकत पसंद नहीं आई। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसी वक्त रात के अंधेरे में ही बस लेकर वहां से निकल गया। फिर रात में जब सब सो गए तो हाइंस और ज़ोरिक ने मिलकर सिरोन के साथ प्रैंक कर दिया। उसे ऐसा दिखाया जैसे वो दोनों भांग लेने जा रहे हैं, पास ही में कोई खेती करता है, वहां से चुरा के लाएंगे। सिरोन का काम इतना है कि उसे 2 घंटे तक जंगल में पहरा देना है और जब तक वो दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक भेड़िए की तरह हाउल करते रहना है। इसके बदले उसे भी एक हिस्सा मिलेगा। डील के लिए राजी होकर सिरोन हाउल करने लगा और उसे बेवकूफ बनाकर वो दोनों जाकर आराम से सो गए। और सिरोन के पास हम कुछ झाड़ियां मूव होते हुए देख पाए, हिलते हुए नहीं, मूव होते हुए। अगली सुबह सब जागे तो देखा कि सिरोन गायब है। सबने बहुत आवाज लगाई, आसपास ढूंढा भी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था और हाइंस और ज़ोरिक ने भी अपना मुंह नहीं खोला। आखिर में ब्रेकफास्ट के टाइम पर ज़ोरिक ने उगल दिया कि सिरोन के साथ कल रात हमने प्रैंक किया था। उन दोनों को अब भी ये फनी लग रहा था, जबकि बाकी सब हैरान थे। माइक उनके साथ उसी जगह पर गया जहाँ पे उन्होंने सिरोन को छोड़ा था, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी आगे बढ़े तो किसी जानवर की ताज़ा खाल पे उन्हें सिरोन का रुमाल मिल गया, जिससे चिंता हद से ज्यादा बढ़ गई। अब तो हाइंस भी सीरियस हो चुका था, पर ज़ोरिक का कह नहीं सकते। माइक ने उन दोनों को वापस कैंप साइट पर भेज दिया ताकि वो मेलेनी को माइक के पास भेज दें। सिचुएशन कुछ इस कदर टेंस हो चुकी थी कि जैसे ही मेलेनी आई, माइक मस्ती में उसके साथ झरने में नहाने लगा। नहाते नहाते बातचीत बड़ी हो चुकी थी कि तभी पीछे से कोई आया और माइक के ऊपर एक तेजदार हथियार से वार करने लगा, जो हथियार उसके हाथ से चिपका हुआ था। उसने मार मार के माइक को बीच में से चीर डाला। मेलेनी इतनी चौंक चुकी थी कि उसके जान प्राण सूख चुके थे, पर किलर ने उसे मारा नहीं बल्कि अपने साथ ले गया। इसी बीच हाइंस और ज़ोरिक भी सिरोन को ढूंढते फिर रहे थे, तो ऐसे ही भटकते हुए वो दोनों पहुंच गए जंगल में छुपे हुए उसी कैबिन तक। कैबिन के बाहर मुर्गी भेड़ वगैरह पाली हुई थी और वहां पर एक पुरानी सी कब्र भी थी जो शायद किसी कुत्ते की हो। इसके अलावा वहां साइड में उन्हीं के कैंप की एक पुरानी राफ्ट पड़ी थी। ज़ोरिक दरवाजा खोलकर कैबिन के अंदर चला गया तो उसने पाया कि कैबिन तो अंदर से भी बड़ा क्रीपी है और अंदर जाते ही सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर हाइंस भी अंदर गया तो हाइंस के ऊपर एक औरत झपट पड़ी और असल में औरत के भेस में वो ज़ोरिक ही था, लेकिन औरत के गेटअप में आने के लिए वो सारा सामान उसे कैबिन के अंदर ही मिला। वो कैबिन 2 तरह की चीजों से भरा हुआ था, एक तो लेडीज सामान और दूसरा क्रीपी सामान। थोड़ा छानबीन करने पर ज़ोरिक को नशीले मशरूम्स मिल गए जो उसने चुपचाप जेब में रख लिए, और थोड़ा इधर उधर देखा तो उन्हें ऐसी चीजें मिलने लगी जिनकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें कैंप का सामान मिल रहा था, चाहे वो फूड वाले कैन हो या हाइंस का रेडियो हो या फिर कैंप वाली टोपी जो निकली एगर की। यानी एगर ही इस कैबिन में रहता है और कैबिन को देखकर तो यही पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों बोल रहे थे कि अब तो एगर को नहीं छोड़ेंगे, पर तभी उन्हें एक ड्रॉर में रखा भेड़िए का ताजा कटा हुआ सर दिख गया, जिसे देखते ही दोनों उल्टे पैर वहां से भाग निकले। एगर मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में खतरनाक आदमी है। वापस कैंप पर पहुंचकर ये बात उन्होंने सबको बता दी। वो सब माइक और मेलेनी के वेट में थे और ऐसे ही वेट करते करते रात हो गई, लेकिन वो दोनों आए नहीं। तब ज़ोरिक ने डिसाइड किया कि वो और हाइंस दोनों पहरा देंगे और बाकी सब सो जाएंगे। पर जैसे ही बाकी सब सोए, एक कैमोफ्लेज हुआ आदमी कैंप साइड में घुसकर मार्गरेट के एकदम पास आ गया। वो उसके सर पे हाथ फेरने लगा था, जिस वजह से मार्गरेट जाग गई और जागते ही उसकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर पहरा दे रहे ज़ोरिक और हाइंस दोनों भाग कर आए, लेकिन वहां पे उन्हें कोई भी नहीं मिला। उल्टा जल्दबाजी के चक्कर में ज़ोरिक के हाथ पे चोट लग गई। वो सब बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी सामने से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दिया और वो निकला सिरोन, जो सच में भांग लेकर आया था।
बाकी सब ने उसे बताया कि माइक और मेलेनी तुझे ढूंढने गए थे पर अब तक लौटे नहीं हैं। लेकिन उसे कोई खास परवाह नहीं थी, वो तो भांग को रगड़ने बैठ गया। पर वेनेसा इस सारे जंजाल से तंग आ चुकी थी। वो अकेली आउट हाउस में चली गई, लेकिन वहां पर जाकर बहुत पछताई क्योंकि वहां अंधेरे में पड़ा था माइक का कटा हुआ सर, साथ में उसके और भी टुकड़े पड़े थे। ये सब देखकर तो जोरिक तक कोल्टी आ गई और यहाँ पे उन सब का बचकाना बिहेवियर अचानक से गायब हो गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मामला सीरियस है। अब बस मुंह ढक के सो नहीं सकते, सबकी जान को खतरा है, इसलिए मिलजुल कर सबको कुछ ना कुछ करना होगा। किसी का कहना था कि पैदल ही रोड की तरफ निकल लो, किसी का कहना था नदी के साथ हो लो, पर जोरिक ने पक्का प्लान बनाया कि सुबह होते ही हम सब उस कैबिन में जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें मेलेनी मिल जाएगी और अगर और भी अच्छी हुई तो एगर सोता हुआ मिल जाएगा। हम सीधा खतरे को ही मिटा देंगे तो कोई परेशानी बचेगी नहीं। ये उसका प्लान था जिसमें सबको शामिल होना ही पड़ा और इसके लिए उन सब ने अपने रंग बिरंगे कपड़े उतारकर जंगल वाला रूप ले लिया। सुबह होते ही वो सब कैमोफ्लाज होकर कैबिन तक पहुंचे और सबसे पहले हाइंस अंदर गया। अंदर और कोई तो नहीं था, पर टेबल को देखकर इतना तो पता चल ही चुका था कि उसके ऊपर रख के किसी को काटा गया है, किसी को यानी माइक को। उसने अच्छी तरह कैबिन को छान मारा, लेकिन कैबिन खाली था। उसे ये नहीं पता कि किलर मेलेनी के मुंह पे वेपन रख के बेसमेंट में छुप के बैठा है। बाकी सब भी अंदर आ गए और बस तभी हाइंस के हाथ लग गया जार के अंदर रखा माइक का कटा हुआ हाथ, जो उसके हाथ से फिसल गया और हाथ बाहर निकल गया। बस फिर तो उनमें से कोई भी एक सेकंड के लिए भी वहां पे नहीं रुक पाया। उन्होंने साइड में से वो पुरानी राफ्ट उठाई और उसके सहारे नदी के रास्ते वहां से निकल लिए। सिरौन का कहना था कि हमें उस कैबिन को जला देना चाहिए, पर जोरिक ने उसे समझाया कि हम पुलिस को यहाँ पे भेजेंगे और पुलिस खुद देखेगी कि एगर ने आखिर क्या क्या कारनामे किए हैं। अब नदी के रास्ते वो सब आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। कहीं पे बीच में पेड़ गिरे हुए थे तो उसे भी पार करना और राफ्ट को भी पार लगाना, तो कहीं पे पानी कम था तो कहीं पे बहुत ज्यादा, वहां पे राफ्ट को खींचकर आगे ले जाना। रास्ता बहुत मुश्किल था, पर उन्हें तो आगे बढ़ना ही था। और ये मूवी शूट करते हुए इन एक्टर्स की तो हालत खराब हो गई होगी। जिस हिसाब से इस मूवी का एक एक सीन जंगल में है और जो ये लोग कर रहे हैं, उसे देखकर आइडिया लग ही रहा है कि शूटिंग कितनी मुश्किल रही होगी। खैर, वो सब तो आगे बढ़ ही रहे थे, पर उनके साथ साथ कैमोफ्लाज हुआ किलर भी आगे बढ़ रहा था, बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही था। सही सा मौका पाकर उसने ऊपर से मेलेनी की लाश को राफ्ट के ऊपर फेंक दिया, जिससे पूरे ग्रुप की हिम्मत टूट गई। उन्हें लग रहा था कि खतरे से बाहर निकल आए, पर अब पता चला कि खतरा तो साथ साथ चल रहा है। उनके हौसले मानो बिखर चुके थे, पर हार उन्होंने फिर भी नहीं मानी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। कुछ टाइम वो सब एकदम अलर्ट होकर रुके किनारे पर मेलेनी को दफनाने के लिए। उसके बाद फिर से आगे बढ़ गए और आखिर में उनकी मेहनत रंग भी लाई, क्योंकि वो उस ब्रिज तक पहुंच चुके थे और ब्रिज के ऊपर उनकी बस खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो सब घर जा सकते हैं। अब बस उन्हें बस तक पहुंचना था, लेकिन उजाले में नहीं, क्योंकि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। उन सब ने छुप कर अंधेरा होने का वेट किया और जैसे ही सूरज ढला वो सब बस के अंदर पहुंच गए। हालांकि उससे आगे नहीं जा पाए क्योंकि बस की सारी वायर्स कटी हुई थी। फिर भी बस के अंदर उन्हें गर्म कपड़े और थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल गया, इसलिए ये रात वो बस के अंदर ही बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी आंख लगी, किलर ने बस के ऊपर अटैक कर दिया। बस के शीशे तोड़कर वो अंदर घुस चुका था, इसलिए सबको बैक विंडो से बाहर निकलना पड़ा। और इस पैनिक के बीच विंडी बाकी सबसे अलग हो गई, तो मौका देखकर किलर ने उसके मुंह पे छुरा फेर दिया। हालांकि बाकी सब उसकी चीख सुनकर जल्दी से उसके पास आ गए, इसलिए किलर उसे जान से नहीं मार पाया। पर अब विंडी की गर्दन पे टांके लगाने की जरूरत थी, जिसके लिए चाहिए बस में पड़ी हुई फर्स्ट एड किट। इस काम के लिए सिरौन और जोरिक ने हिम्मत दिखाई। वो जाकर फर्स्ट एड किट लेकर आए, तब कहीं जाकर विंडी की जान बच पाई। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, भाग के देख लिया, बच के देख लिया, पर किलर फिर भी उनका शिकार कर रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ना तो अब हम भागेंगे ना बचेंगे, अब हम किलर का शिकार करेंगे। वो एक है और हम इतने सारे। सुबह होते ही सब और ज्यादा कैमोफ्लाज होकर आगे बढ़ गए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए। और आगे उन्हें एक बड़ा सा रेडवुड ट्री गिरा हुआ मिल गया, जो कि बहुत अच्छी जगह थी ट्रैप सेट करने के लिए। जोरिक तो मशरूम के नशे में सेट था। उसी सेटिंग में वो एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया ट्रैप लगाने के लिए, और इतने में बाकी सब भी तैयारियों में लगे हुए थे। फिर जब सब कुछ सेट हो गया तो बाकी सब छुप गए और सिरौन एगर को पुकारने लगा। एकदम प्लान के मुताबिक एगर आया और सीधा सिरौन का गला घोंटकर उसे मारने में लग गया, पर इतने में बाकी सब ने बाहर निकलकर उसे धर लिया। किलर को उन्होंने जूतों के नीचे ले लिया था और ये पूरा सीन जोरिक आराम से पेड़ की जड़ पे खड़ा होकर देख रहा था। पर तभी जड़ के अंदर से निकल के आया असली कैमोफ्लाज किलर, और उसने पीछे से जोरिक की एंकल पे अपना हथियार चला दिया, जिस वजह से जोरिक सीधा नीचे गिर पड़ा और गिरते ही गर्दन चटकने से मारा गया। यहाँ पे किलर जंगलियों की तरह चिल्लाने लगा
और वो किलर रिवील हुआ तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो किलर थी एगर की माँ। जो कहानी बून ने सुनाई थी वो सच्ची थी, बल्कि वो एगर और उसकी माँ की ही कहानी थी। तभी तो एगर गुस्सा हो गया था। एगर ही वो बच्चा है जो अपनी माँ को मेंटल हॉस्पिटल से लेकर आया था और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया था। उस कैबिन में इसकी माँ रहती है ये नहीं, और सारी किलिंग्स भी इसकी माँ ने की हैं। एगर तो इन सब को पहले से रोक रहा था कि उस जंगल में मत जाओ, पर ये माने नहीं थे। अब उसकी माँ गुस्से में बाकी सबको मारने के लिए आगे बढ़ी तो अपनी ही नीति का शिकार हो गई। जैसे वो शिकार को फंसाती है, वैसे ही इन लोगों ने उसे फंसा लिया। भागते हुए उसने एक ट्रैप ट्रिगर कर दिया, जिसने उसे ऐसी मौत मारा कि उसकी आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। यही वो ट्रैप है जो ज़ोरिक ने पेड़ के ऊपर चढ़ के सेट किया था। खुद तो मर गया, पर इन सब की जान बचा गया। पूरा ग्रुप उसकी माँ को ट्रैप के साथ झूलता हुआ देख रहा था, और इसी सन्नाटे के साथ ये मूवी खत्म हो गई। आपने देख लिया, ये बाकी स्लैशर से कुछ अलग है, क्योंकि इसमें फाइनल स्केयर भी नहीं है जो हर एक स्लैशर में होता है। किलर एक बार फिर से जिंदा होता है वो वाला, और अगर डायरेक्शन वाइज भी देखो तो इसमें कला दिखाई देती है। साथ ही किलर की बैक स्टोरी और उसका पूरा बिल्डअप उसे एक पल के लिए भी मजाक नहीं बनने दिया। सारी ट्रेजेडी सब कुछ एकदम अलग है। तभी धीरे धीरे इस मूवी की कल्ट फॉलोइंग बनी है। अब आपसे सवाल यह है कि ये वीडियो फ्राइडे द 13th स्पेशल कैसे है? ऐसा क्या खास या क्या कॉमन है इसमें? बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन उतना सिंपल भी नहीं है। फ्राइडे द 13th जिसने देखी है वो थोड़ा सोचो और जवाब कमेंट करो। जिसका जवाब ठीक होगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि सबको पता चल जाए कि इसे मैंने फ्राइडे द 13th स्पेशल क्यों बनाया, ऐसा क्या लिंक है इसमें। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी को बनाया गया था हैलोवीन और फ्राइडे द 13th की सक्सेस को देखकर, जैसा कि 80s की बाकी स्लैशर्स को भी बनाया गया था, बस पैसा छापने के लिए। पर जब 1981 में ये मूवी बन के तैयार हो गई तो इसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला जो इसे रिलीज करता। ऐसा और भी कई सारे स्लैशर्स के साथ हुआ था, जिनमें से कई तो आज तक रिलीज नहीं हो पाई और कई सारी तो खो भी चुकी हैं। खैर 2 साल तक ये ऐसे ही पड़ी रही। फिर 2 साल बाद 1983 में इसे रिलीज किया गया, क्योंकि इसमें काम करने वाले कुछ एक्टर्स फेमस हो रहे थे, जैसे डैरल हैना और एड्रियन स्मिथ। एड्रियन की ये पहली मूवी थी, लेकिन रिलीज बाद में हुई, और लुइस स्मिथ की भी ये पहली फिल्म है। जिस सीन में एड्रियन हाउल करता है उसके कई सारे रीटेक्स लेने पड़े थे। इसकी रिलीज में एक दिक्कत ये भी आ रही थी कि इसके अंदर किलिंग्स बहुत कम थी, इसलिए स्पेशली वो इंट्रो वाले कपल का किलिंग सीन शूट किया गया, वरना वो पहले फिल्म के अंदर था ही नहीं। और इतनी जल्दबाजी में शूट किया गया कि नाम भी सेम रख दिए। रियल लाइफ में भी उनके नाम जिम और लोरी हैं। स्लैशर तभी बिकती है जब उसमें ओपनिंग किल हो। इसके अलावा फिल्म के अंदर काफी अंधेरा दिखाई देता है, कई सीन्स तो एकदम डार्क हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगल के अंदर रोशनी के सोर्सेस थे ही नहीं, इसलिए बस अटैक वाले सीन को रात बताकर दिन में शूट किया गया ताकि बस दिखाई दे। एगर की माँ का रोल 3 लोगों ने किया है, जिसमें 2 आदमी हैं और एक स्टंट वुमन। 2 आदमियों में से एक तो खुद एगर है। 2014 में स्क्रीम फैक्ट्री ने इसे ब्लू-रे पर रिलीज किया था, पर तब तक इस फिल्म का जितना भी ओरिजिनल मटेरियल था वो सारा खो चुका था। तो 6 फिल्म कलेक्टर्स ने अपने अपने प्रिंट दिए, तब उन सब में से बेस्ट पार्ट्स निकाल कर ये ब्लू-रे रिलीज की गई, जिसकी बदौलत ये मूवी हम अच्छी क्वालिटी में देख पाए। वरना कुछ वैसी क्वालिटी में देखते जैसे कि हमने आइज्ड देखी थी, या वैसी और भी कई सारी पुरानी स्लैशर्स। फिल्म की शूटिंग बड़ी मुश्किल रही, और जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने अपने सारे स्टंट्स खुद किए। बस वो एंड में जो ट्रैप से माँ मरी उसे छोड़ के इस मूवी के बहुत सारे नाम रखे जा चुके हैं। द फाइनल टेरर, बम्प इन द नाइट, द फॉरेस्ट प्राइमेवल, अमेरिकन टीवी पे कार्निवोर, यूके में कैंप साइट मैसेकर और 3 ब्लाइंड माइस। इस फिल्म को कंपेयर किया जाता है डिलीवरेंस और फ्राइडे द 13th से। ये मूवी शूट हुई है ऑरेगन और कैलिफोर्निया में। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि यूट्यूब भी मामले को सीरियस ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस अभी कल ही मैंने एक और स्पेशल वीडियो डाली है जो सिर्फ मेंबर्स ओनली है, डेड ऑफ नाइट 1977। तो आप चैनल मेंबर बन के उस वीडियो को देख सकते हो, वो काफी सही एंथोलॉजी है। और वैसी और भी कई सारी वीडियोस फ्यूचर में आने वाली हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।